न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है जी। तो यूनिट नंबर 5 होगी आपके यहाँ, यूनिट नंबर 5। बुक में अभी बाकी यूनिट्स कराता रहूंगा मैं, ठीक है, ढूंढ ढूंढ कर करानी पड़ेंगी। यूनिट नंबर 5 है और न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो दो टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी होंगी। डिफरेंशियल इक्वेशन आपने दो टाइप की पढ़ी होंगी, एक पढ़ी होंगी ओडी और एक पढ़ी होंगी पीडी। ठीक है, ओडी और पीडी। तो ओडीज में क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही रहता है, सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल, और इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या एक से ज्यादा होती है। तो पहले इंट्रो जरूर पढ़ते हैं क्योंकि इंट्रो से ही कुछ होगा। देखिए जी, इंट्रो पर बात कर लेते हैं हल्की सी, काम लायक बात इंट्रो पर करते हैं। ये कह रहा है मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स इन साइंस एंड इंजीनियरिंग आर रिड्यूस्ड टू द प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये कह रहा है कि जब आप साइंस की कुछ प्रॉब्लम हल करते हो, इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम हल करने जाते हो, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो जाती है प्रॉब्लम। ठीक है, आपने देखा होगा फिजिक्स में। ठीक है, ज्यादातर हम किसको सॉल्व करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस को। तो विच आर सॉल्व्ड अंडर सर्टेन गिवन कंडीशंस। और उन डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते समय कुछ कंडीशन और गिवन होती है जिसके अंतर्गत तुम्हें करना होता है सॉल्व। विच आर सॉल्व्ड अंडर सर्टेन गिवन कंडीशंस। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन को जब आप सॉल्व कर रहे होगे ना, तो कुछ कंडीशंस गिवन होगी कि इनके अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए। क्लियर हुआ? तो सम सेलेक्टेड क्लास ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ एनालिटिकल मेथड्स विच आर फैमिलियर टू अस। ये कह रहा है कि कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन तो एनालिटिकल मेथड से ही सॉल्व हो जाती है, जैसे आपने किया भी है। आपने मेथड वहां करे थे कि जी वो बन रही है, लीनियर बन रही है। ठीक है, अगर लीनियर बन रही है तो ये वाला यूज कर देते थे। लीनियर ऐसी होती थी, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी डी एक्स प्लस इज इक्वल टू क्यू। और अगर आपको पता चल गया कि लीनियर है तो पहले आप आई एफ निकालते थे, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। और सॉल्व करने का तरीका था डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इनटू आई एफ डी एक्स। इंटीग्रेट कर लेंगे इसको सी और डी एक्स के रेस्पेक्ट में और प्लस सी। ये सारे मेथड कहलाते हैं आपके एनालिटिक मेथड्स। ठीक है, इन मेथड्स को क्या बोलते हैं, मतलब जो हमें रूल पता है सॉल्व करने के। और भी आपने और देखा होगा, ऐसे टाइप की करी होंगी आपने कि डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ऐसे वाई दे देते थे लास्ट में। आप पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते थे कि एम स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ ऑक्सिलरी रूट निकाल देते हैं, एम इज इक्वल टू -2 -3 और फिर सी एफ और पी आई करके, क्योंकि अभी राइट हैंड साइड में 0 है तो सी एफ से काम चल जाता था। तो ऐसे जो मेथड्स हैं वो एनालिटिकल मेथड कहलाते हैं। ठीक है, तो कुछ तो एनालिटिकल मेथड्स की हेल्प से हो जाती हैं। कह रहा है कि सम सेलेक्टेड क्लास ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ एनालिटिकल मेथड्स व्हिच आर फैमिलियर टू अस। यानी हम जानते हैं। But we face some types of differential equations which are very difficult to solve by analytical methods। यानी फिर हमें काम करते करते कुछ ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाती हैं जिनको एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट पड़ता है। तो देयरफॉर वी यूज सम स्पेशल मेथड नोन एज न्यूमेरिकल मेथड्स। यानी जब काम आपका एनालिटिकल मेथड से ना चले तो आप किसका यूज करते हो, न्यूमेरिकल मेथड्स का यूज करते हो डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने में। क्लियर हुई? आगे कुछ कह रहा है, तो इतना इंट्रो वैसे काफी है कि मैं जो वहां काम करता था ना, बीएससी वगैरह में, बीएससी में 2-2 सेमेस्टर में आपने पढ़ी होगी, आप एनईपी में रहे हो। ठीक है, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन और भी पढ़ी है, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी है शायद।
तो वहां तो एनालिटिकल मेथड सिखाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं जो एनालिटिकल मेथड से नहीं सॉल्व हो पाती, तो फिर उनको सॉल्व करने के लिए क्या यूज करते हैं? न्यूमेरिकल मेथड्स। इन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सच केसेस ऑफन अकर। ये कह रहा है कि जब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ऐसी प्रॉब्लम अक्सर आ जाती हैं, आती रहती हैं, एंड thus the numerical method of integration are of great practical importance। तो इसकी बहुत ज्यादा महत्ता हो जाती है न्यूमेरिकल मेथड की। एंड thus the numerical method of integration are of great practical importance and the development of electric computers necessitates the application of these numerical methods। ये कह रहा है कि जब आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में इलेक्ट्रिक कंप्यूटर बनाते हो, डेवलप करते हो, तो ये जरूरी हो जाता है किसका यूज करना? न्यूमेरिकल मेथड्स का। तो कुल मिलाकर अभी बात वहीं घुमा रहा है, इंट्रो दे दिया इसने कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप पहले एनालिटिकल मेथड्स को जानते थे, लेकिन कुछ ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जरूर आ जाएंगी जो एनालिटिकल मेथड से सॉल्व नहीं होंगी, तो उन्हें सॉल्व करने के लिए फिर आपको जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल मेथड्स की। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आगे कह रहा है इन दिस चैप्टर we shall describe various numerical methods, बहुत सारे आएंगे इसमें, for the solution of ordinary differential equation of first order and first degree। तो अगर आपके पास बुक हो तो आप ऐसे करके ऐसे कर लेंगे कि इस चैप्टर में हम कैसी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की होंगी। क्लियर होगी बात? और यहां से अंडरलाइन शुरू कि a general differential equation of first order and first degree is given by, कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की होगी कि dy over dx is equal to function of xy with the initial condition, और एक इनिशियल कंडीशन दे रखी होगी कि yx0 is equal to y0। तो एक तो इक्वेशन यहां नजर आ रही है जो अपने आप में डिफरेंशियल इक्वेशन है, और एक यहाँ कंडीशन दे रखी है, एक को इक्वेशन नंबर 1 मान लिया और एक को इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। तो हमें जो इस चैप्टर में सॉल्व करने के लिए मिलेगा ना, ऐसे टाइप की मिलेंगी। सपोज टू में मैं लिख दूं कि वो दे देगा कि dy over dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की है। कोई कंडीशन दे देगा कि y5 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ आपको x0 नजर आ रहा है 5 और y0 नजर आ रहा है 3, ऐसे करके कंडीशन जरूर देगा। आगे बढ़ते हैं। तो आपको तो इस चैप्टर में ऐसे टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो द मेथड सो डेवलप्ड कैन बी अप्लाइड टू द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1। These method give the solution either in the form of a power series। गौर करना है हम क्या कह रहे हैं कि these method give the solution either in the form of a power series of x from which the value of y can be obtained by direct substitution or in the form of a set tabulated values of x and y। ये कह रहा है कि इनमें से कुछ मेथड ऐसे होंगे जो सॉल्यूशन किसके रूप में देंगे? पावर सीरीज के रूप में। जैसे मैंने ये मुझे y के लिए सॉल्व करना है, तो सॉल्यूशन ऐसा दे दिया कि y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो यहाँ जो सॉल्यूशन है वो पावर सीरीज के रूप में है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि दीज मेथड गिव द सॉल्यूशन आइदर इन द फॉर्म ऑफ अ पावर सीरीज ऑफ एक्स फ्रॉम विच द वैल्यू ऑफ y कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डायरेक्ट पुटिंग, यानी आप इसमें x रखिए और क्या पाइए? y मिल जाएगा। या फिर या तो पावर सीरीज के रूप में मिलेंगे, और लग रहा है बीच में इन द फॉर्म ऑफ अ सेट टेबुलेटेड वैल्यूज ऑफ x एंड y, या फिर एक टेबुलेटेड वैल्यूज के रूप में सॉल्यूशन मिलेंगे। कैसे करके टेबुलेटेड वैल्यूज जी ऐसी होती हैं कि ऐसे करके एक टेबल होती है, यहाँ x होता है, ये y, x इक्वल टू 1 पर 4 दे रखा हो,
y x इक्वल टू 2 पर 9 दे रखा हो, ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ जो सॉल्यूशन है वो दो प्रकार के मिलेंगे, या तो पावर सीरीज के रूप में मिलेंगे या टेबुलेटेड वैल्यूज के रूप में मिलेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन एक तो पावर सीरीज के रूप में मिलेंगे या टेबल के रूप में मिलेंगे। अब इनसे इनको कैटेगराइज कर लिया गया कि जो पावर सीरीज के रूप में सॉल्यूशन देंगे वो मेथड होंगे एक तो पिकार्ड का मेथड और एक टेलर सीरीज मेथड। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये कह रहा है कि द मेथड ऑफ पिकार्ड एंड टेलर बिलोंग टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन। तो अंडरलाइन रहेगा, ये यहां भी अंडरलाइन है कि आपका पिकार्ड हुआ और टेलर सीरीज मेथड हुआ, ये तो देंगे सीरीज के रूप में सॉल्यूशन। वहीं whereas those of Euler method, रंग कुत्ता, नॉट रुंगे कुत्ता या कुछ भी नहीं बोलेंगे आप, बोलेंगे इसको रंग कुत्ता। रंग कुत्ता एडम बेस्फोर्थ हुआ या मिलने थॉमसन हुआ, ये सभी की सभी बिलोंग टू द सेकेंड फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन। ये टेबुलेटेड डाटा के रूप में देंगे। ठीक है, तो हमने कैटेगराइज कर लिया कि कौन पावर सीरीज के रूप में सॉल्यूशन देंगे और कौन टैबलेटेड फॉर्म में देंगे। तो आपका पिकार्ड हुआ, टेलर सीरीज मेथड हुआ, ये किसके रूप में देंगे? पावर सीरीज के रूप में। और टैबुलेटेड कौन कौन देंगे जी? आइलर, अभी मैं बता रहा हूं, आइलर, एक आइलर मॉडिफाइड आएगा, एक रंग कुत्ता आएगा, एक एडम बेस्फोर्थ आएगा और एक मिलने थॉमसन आएगा, सारे के सारे सिलेबस में। ठीक है, तो ये जो बाद के मैंने बोले हैं ये देंगे टैबुलेटेड और वो पावर सीरीज के रूप में। ये कैटेगराइज हो गया। चलिए आगे। शुरू कहाँ से हो रहा है? पिकार्ड्स मेथड, मोस्ट इंपोर्टेंट फिनोमिना। अब तरीका बदल चुका है, आप थर्ड सेमेस्टर में आ गए हो। ठीक है, अब उन्होंने बुक्स को भी इसी तरीके से डिजाइन किया है जैसे आप बड़े हो रहे हो। तो पिकार्ड्स मेथड आपका शुरू करते हैं। पिकार्ड्स मेथड, एक मिनट मैं जरा कमेंट करा लेता हूँ, कोई दिक्कत हो तो बताइए। कमेंट का ऑप्शन खुला हुआ है, कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब तक वॉइस वगैरह सब कैसा है, क्योंकि शुरू में चल रहे हैं। अच्छा, ठीक है, सही है सब कुछ। चलते हैं जी, पिकार्ड शुरू कर रहे हैं। पिकार्ड्स मेथड, मैंने कहा था ना प्रॉब्लम आपको ऐसी मिलेगी। पिकार्ड्स मेथड प्रॉब्लम आपको ऐसी मिलेगी कि कंसीडर द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की है। dy ओवर dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, दो वेरिएबल का फंक्शन है राइट हैंड साइड में, और इनिशियल कंडीशन कैसी दे रखी है? y ऑफ x जीरो इज इक्वल टू y जीरो। आपने क्या काम करना है? पहली वाली को उठाना है और dx को पीछे की साइड ले जाना है कि dy इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू dx, सिंपल। तो आगे ये लिखा हुआ होगा कि इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन एज dy इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई dx। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ऑफ सेकंड, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए और दोनों साइड इंटीग्रेशन कीजिए और लिमिट ले लेंगे, y की ले लेंगे फ्रॉम y0 टू y और x की लिमिट ले लेंगे फ्रॉम x0 टू x। dy का इंटीग्रेशन y आ जाएगा, अपर और लोअर लिमिट साथ हैं, और इधर ये एक अननोन फंक्शन है, मैं इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकता, तो मैं करूंगा भी नहीं, जस्ट यूं ही छोड़ दूंगा। अगर मिस प्रिंट आए बुक में तो ठीक कर लेंगे कि x0 टू x और f ऑफ एक्स वाई dx, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पहले y की जगह y रखिए और फिर y की जगह माइनस करके y0 रख देंगे इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से,
और राइट हैंड साइड में एज इट इज रखेगा। ये इधर y0 माइनस का है, राइट हैंड साइड में जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये हो गया y इज इक्वल टू y0 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम x0 टू x f ऑफ एक्स वाई dx, इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। ठीक है, अब आपको इतनी थ्योरी इसमें नहीं लिखनी है जितनी इसमें लिख दिखाई दे रही है। आपको इसमें करना है कि नाउ यहां से लिखना है, देयरफॉर से नहीं, देयरफॉर नहीं करना है, कि नाउ, देयरफॉर की जगह नाउ यहां से स्टार्ट करना है, नाउ। ठीक है, कि नाउ वी गेट अ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फॉर y, y के लिए कौन सा अप्रोक्सीमेशन, पहला, बाय पुटिंग y0 फॉर y, यानी y की जगह तो क्या रख देंगे, y0 इन द इंटीग्रेंड ऑफ थर्ड, तो इस y की जगह तो रख देंगे आप y0 रखा हुआ है, और ये जो y है ये हो जाएगा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू y। इसका मतलब है y के लिए पहला अप्रोक्सीमेशन, इसको y1 हम वैसी भाषा में y1 पढ़ सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू y, अगर फुल बोलें तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू y। ये y0 हो गया, और प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम x0 टू x f ऑफ x, y0 dx। कोई दिक्कत तो नहीं क्वेश्चन नंबर 4 में। अब तो नाउ इन इक्वेशन 4 f ऑफ x, y0 इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली। अच्छा, ये तो गिवन था ना आपको, y ऑफ x0 इज इक्वल टू y0, ये कोई संख्या दी गई होगी, तो आपने किया क्या, y की जगह y0 रख दिया, तो y तो गायब हो गया। अब इस फंक्शन में बचा केवल क्या, x बचा ना, तो ये वही कह रहे हैं कि नाउ इक्वेशन 4 f ऑफ x, y0 इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली, ये अकेला x का फंक्शन बचा, इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट में करना है, आसानी से हो जाएगा। तो देयरफॉर इंटीग्रल इन राइट हैंड साइड ऑफ 4 कैन बी सॉल्व्ड इजीली। ठीक है, अब आपको क्या काम करना है, ये आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, y1 बोलेंगे लेकिन अल्टीमेटली है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू y, ये निकल गया आप। अब दोबारा से, अब यहाँ क्या करेंगे, ऊपर ये जो आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू y आया है, इसको दोबारा से यहां रख देंगे y की जगह, जो भी ये कुछ संख्या आएगी इसको यहां पुट कर देंगे, और ये हो जाएगा आपका y2, यानी सेकंड अप्रोक्सीमेशन टू y। ये राजी कि सेकंड अप्रोक्सीमेशन टू y इज इक्वल टू y0 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम x0 टू x f ऑफ x, y1 dx। यहां भी ये कोई संख्या रख चुकी होगी दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ वेरिएबल कितने रह गए होंगे, एक वेरिएबल रह गया होगा, आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा, आप y2 निकाल सकते हो, और यही आप काम करते रहेंगे। पहले आपने y के लिए पहला अप्रोक्सीमेशन निकाला, फिर दूसरा निकाला, फिर तीसरा निकालेंगे, एंड सो ऑन निकालते रहेंगे, और कब तक निकालते रहेंगे, जब तक कि वैल्यू बहुत क्लोज आनी ना शुरू हो जाए। लेकिन पहले हम इसका जनरल फॉर्मूला देख लें। ये कह रहा है कि कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस ऑफ सब्सटीट्यूशन एज मेनी टाइम्स एज मे बी नेसेसरी और डिजायरेबल, ये बहुत बड़ी चीज है। ये कह रहा है इस प्रोसेस को हम तब तक चलाते रहेंगे जितना आवश्यक है और जितनी इच्छा हो, दोनों चीजों में अंतर होता है। हाँ, ठीक है, जितनी मांग हो और जितना आवश्यक हो। सपोज टू भी आप कहोगे जी मैं तो एग्जाम में 2 ही लिखूंगा, ठीक है, तो जो 2 लिखना है वो डिजायरेबल नहीं हुआ, 2 से काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप 75 लिखाओ, बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो बैलेंस बना रहे। ठीक है, और नेसेसरी और डिजायरेबल का मतलब ये है कि दोनों एक ही शब्द को पूर्ति कर रहे हैं, क्योंकि बीच में और आ रहा है। जितना आवश्यक हो आप ये मान लीजिए, ठीक है, जितना आपका बैलेंस बना है, यानी जितना आपको काम करना है आपको उतने काम तक जरूर जाना है। मैं कह रहा हूं कि जब आप इनको निकालते रहेंगे तो ये ऐसे निकलेंगे, सपोज टू बी,
y1 निकल कर आया सपोज टू बी 4.329। सेकंड अप्रोक्सीमेशन टू y निकालना, ये आया 4.4 नहीं 321, और y3 निकाला तो ये आया 4.321। अब ये सेम आने शुरू हो गए डेसिमल के कितने प्लेसेस तक, 3 प्लेसेस तक, ठीक है। तो अपना काम हो गया, आपको y की वैल्यू यहीं से मिल जाएगी, ठीक है। तो जितना जरूरी है उतना काम आपको करना पड़ेगा, या जितना किसी ने मांगा है, ये वो कह रहा है कि आवश्यकता हो उतना करना पड़ेगा, या जितना मांगा गया है, डिजायरेबल वो है मांगा गया है, ठीक है। तो करते चले जाएंगे। आप एक जनरल फॉर्मूला यहाँ से बना लीजिए, यहाँ कर लीजिए yn, तो यहाँ एक कम है तो ये हो जाएगा yn इज इक्वल टू y0 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम x0 टू x f ऑफ x कॉमा yn माइनस 1 dx। कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ पर, ठीक है। बस यहीं तक करेंगे इसको, आर्टिकल को, ठीक है। इस आर्टिकल को आप इक्वेशन नंबर 6 तक ही करेंगे। जनरल फॉर्मूला मिल गया और आपको करने का तरीका भी मिल गया। एग्जाम्पल नंबर 1 पर आ जाते हैं। अब काम करना आपको सिखाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है कि यूजिंग पिकार्ड्स मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस ऑब्टेन अ सॉल्यूशन अप टू थर्ड अप्रोक्सीमेशन। इसने तो डिजायर कर दी कि जाना कहाँ तक है, थर्ड तक जाना है। उसने कहा था नेसेसरी और डिजायरेबल। भाई या तो काम उतना कीजिए जितना आवश्यक है, और यहाँ इसने मांग लिया है कि आपको कहाँ तक जाना है, थर्ड अप्रोक्सीमेशन तक। ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy over dx is equal to x plus y square with y0 is equal to 0। तो मैं लिख लेता हूँ। तो मैंने जो देखा था आर्टिकल में, तो ऐसे टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन थी, dy over dx is equal to फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और कंडीशन क्या थी, y ऑफ x0 इज इक्वल टू y0। तो मुझे तुलना कर लेनी है, f ऑफ एक्स वाई आ जाएगा मेरा x प्लस वाई स्क्वायर। x0 की वैल्यू मेरी 0 रहेगी क्योंकि ऐसे लिखी हुई है कंडीशन कि y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो x0 मेरा 0 रहेगा और y0 0 आएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। अब मैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए गया, तो द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इज, आर्टिकल अभी करके आए हो, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए पीछे फॉर्मूला भी बना था आर्टिकल में कि y1 इज इक्वल टू y0 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम x0 टू x f ऑफ x कॉमा y0 dx। हाँ जी, y0 की वैल्यू क्या आई है, 0 हो गई। x0 भी क्या था, 0। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x f ऑफ x कॉमा इस y0 की जगह भी 0 रख दिया। अब आपका f ऑफ एक्स वाई क्या है, आपका f ऑफ एक्स वाई है x प्लस वाई स्क्वायर। तो f ऑफ x कॉमा 0 आएगा x प्लस 0 का स्क्वायर, यानी क्या, x। तो f ऑफ x कॉमा 0 आ गया आपका x। अब इसमें अकेला x का फंक्शन है, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो आप आसानी से इंटीग्रेशन कर लीजिए। इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अपर लिमिट यूज करेंगे और देन आफ्टर लोअर लिमिट, वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। बहुत इजीली काम हो गया। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू y निकल कर आ गया, और आपको बीच आर्टिकल में बताया हुआ है कि ये मेथड पावर सीरीज के रूप में सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है। अब आपको क्या यूज करना है, सेकंड अप्रोक्सीमेशन, आर्टिकल पढ़कर आए हो फिर से। ये सिंपल, जहां y था वहां y1 रखेंगे और यहाँ y2 कर देंगे। तो y2 इज इक्वल टू y0 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम x0 टू x f ऑफ x कॉमा y1 dx। अच्छा, y0 की वैल्यू फिर से 0 रख दी, और प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x। अब की बार ये चीजें इसलिए बता रहे हैं ताकि आप फैमिलियर हो जाओ। f ऑफ एक्स वाई था x प्लस वाई स्क्वायर, तो f ऑफ x कॉमा y1, अभी लिख लीजिए पूरा, x प्लस y1 का
एक्स प्लस वाई वन का स्क्वायर, और वाई वन की वैल्यू आ रही है एक्स स्क्वायर अपॉन टू, तो जाएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू का स्क्वायर, और ये अल्टीमेटली हो जाएगा एक्स प्लस एक्स टू द पावर फोर अपॉन फोर। ठीक है, चले आगे। तो ये वही हो रहा है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू एक्स, एक्स प्लस एक्स टू द पावर फोर अपॉन फोर डी एक्स। इंटीग्रल करेंगे, इसका आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और इसका आएगा एक्स टू द पावर फाइव अपॉन फाइव, चार बाहर तो पाँच चौके 20। अपर लिमिट पर ही आंसर देगा, लोअर लिमिट पर क्या कर लेगा, जीरो कर लेगा। तो यहां से आपका सेकंड अप्रोक्सीमेशन टू वाई भी मिल गया। अब थर्ड अप्रोक्सीमेशन टू वाई करने चलेंगे। तो द थर्ड अप्रोक्सीमेशन इज y3 इज इक्वल टू y0, इसमें प्लस होता है, बाद में जीरो होना है। तो y0 इज इक्वल टू, इन्होंने फॉर्मूला नहीं लिखा, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको, कि थर्ड अप्रोक्सीमेशन टू y इज इक्वल टू y0 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम x0 टू x f ऑफ x कॉमा सेकंड अप्रोक्सीमेशन टू y, और पीछे से dx। y0 की जगह आप जीरो रख देंगे, और x0 की जगह फिर से जीरो, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू x, और f ऑफ x कॉमा सेकंड अप्रोक्सीमेशन टू y, वो इतना बड़ा सा आ रहा है। तो फॉर्मूला पहले खोल दो f ऑफ एक्स वाई का, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू एक्स, एक्स प्लस वाई टू का होल स्क्वायर, फॉर्मूला खोल दिया। अब इसकी वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू रखी तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू एक्स, एक्स प्लस वन अपॉन टू, इसकी वैल्यू रख दो, वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन 20 एक्स टू द पावर 5 का होल स्क्वायर। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करें तो x का तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, अपर लिमिट यूज करेंगे केवल, इसका हो जाएगा एक्स टू द फाइव अपॉन 20, पाँचों के 20, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 11 अपॉन 4400 हो जाएगा, और ये एक्स टू द पावर 8 अपॉन 160 हो जाएगा केवल अपर लिमिट पर। और ये क्या आ गया जी, थर्ड अप्रोक्सीमेशन टू वाई। क्लियर हुआ, और उन्होंने मांगा भी कहाँ था, थर्ड तक ही मांगा था। ठीक है, तो कोई परेशानी इसमें नहीं होगी। ठीक है, बहुत इजी मैटर है, धीरे धीरे करके हम थोड़ा टफ की तरफ चलेंगे। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही हो तो। अगर वो, हाँ अगर वो 5 का पूछेगा तो कैलकुलेशन और बढ़ जाएगी। ठीक है, 6 का पूछेगा और बढ़ेगी। ठीक है, तो आपको उतना काम जरूर करना है जितना आवश्यक हो। ऐसा नहीं है कि आप तो एक करके काम अपना पीछे छुड़ा लो, उससे काम नहीं चलेगा। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इन्होंने किया क्या, फिर एक काम और कर लिया लास्ट में, कि यहाँ तो दो पावर है, ये 5 पावर है, ये छोटी पावर है, तो इसको पहले ले आया। ठीक है, पावर सीरीज के रूप में लिख दिया, बिल्कुल ठीक। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है कि यूजिंग पिकार्ड्स मेथड ऑब्टेन अ सॉल्यूशन ऑफ dy over dx प्लस dy over dx इज इक्वल टू x टू द पावर 4 इंटू वाई प्लस एक्स, और y0 इज इक्वल टू 3। तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई ये रहा छोटा सा, x0 की वैल्यू 0 रहेगी और y0 की वैल्यू 3 रहेगी। ठीक है, तो लेट dy over dx इज इक्वल टू x टू द पावर 4 y प्लस एक्स, इसको मान लेंगे हम फंक्शन ऑफ एक्स वाई। y0 की वैल्यू 3 है और x0 आपका 0 हो गया। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू y फॉर्मूला अब आप जानते हो कि y0 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम x0 टू x f ऑफ x कॉमा y0 dx। y0 कितना है 3, तो 3 प्लस इंटीग्रेशन x0 की वैल्यू रखिए, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x प्लस x टू द पावर 4 और y की जगह y0, इसकी जगह 3 रख दीजिए। और सिंपल एक पॉलिनोमियल है, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, हो जाएगा। आप अपर लिमिट का भी यूज कर लेंगे, और ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू y आ गया। अब सेकंड अप्रोक्सीमेशन टू y करने जाएं। अच्छा, एक काम मैं बोलना है भूल गया, इसने बोला तो नहीं है ना, तो अब हमें समझदारी दिखानी कि हमें कहाँ तक जाना है। अब हमें जितना नेसेसरी है उतना काम तो करना पड़ेगा। अब आप देखना कितना जरूरी है। ठीक है, तो
फर्स्ट निकल गया, सेकंड अप्रोक्सीमेशन टू y करने आया तो 3 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x और f ऑफ x कॉमा y1 dx, y1 की वैल्यू रख दीजिए, पहले y1 है तो फंक्शन को खोल दीजिए, तो 3 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x, x प्लस x टू द पावर 4 y1 dx। हाँ जी, y1 क्या है, y1 ये है तो रख दिया मैंने, तो ये हो जाएगा 3 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x, x प्लस x टू द पावर 4, 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5। अब इस x टू द पावर 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x, x प्लस अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 3 एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 6 अपॉन 2 प्लस 3 एक्स टू द पावर 9 अपॉन 5। इंटीग्रेट, फिर से पॉलिनोमियल है, इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा, तो 3 एज इट इज रहेगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसका हो जाएगा 3 एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5, एक्स टू द पावर 7 अपॉन 14 और 10 अपॉन 10 तो 50। क्लियर? तो ये सेकंड अप्रोक्सीमेशन टू y था। तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन इज y3 इज इक्वल टू y0 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम x0 टू x, x0 की वैल्यू 0 है, तो y3 इज इक्वल टू 3 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x f ऑफ x कॉमा y2, y की जगह पर y2 हो गया, पहले इस फंक्शन को खोल दीजिए, खोल दिया, y2 की वैल्यू रख देंगे, इस x टू द पावर 4 की सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो अल्टीमेटली आ जाएगा आपके पास 3 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x, x प्लस 3x टू द पावर 4, ये मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो 3x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 6 अपॉन 2 प्लस 3x टू द पावर 9 अपॉन 5 प्लस x टू द पावर 11 अपॉन 14, और लास्ट टर्म भी आप लिख देंगे मल्टीप्लाई करके। इंटीग्रेशन करना आप जानते हो, बहुत आराम से इंटीग्रेशन होगा, और हमने क्या कहा था, अगर उसने कुछ नहीं बोला तो उतना काम आपको जरूर करना है जितना पर्याप्त हो, ठीक है? हाँ, आगे करेंगे तो अब अधिकता होती चली जाएगी, अब और लंबा, अब ये थोड़ी है कि आप जिंदगी भर करते रहो। तो दिस गिव्स अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन अप टू थर्ड अप्रोक्सीमेशन। कोई प्रॉब्लम यहां तक? अच्छा, एक मिनट मुझे बुक दिखाइए।